इंडिया में जो एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाता है, तो हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एग्रीकल्चर करें और उसको ज़्यादातर जो है कमर्शियल फॉर्म में यूटिलाइज करें। मतलब इंडिया में 60% जो किसान हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं। उनके एग्रीकल्चर करने का मेन सिस्टम है जीविकोपार्जन। उनकी लाइफ जो है वो बेहतर हो जाए, जो भी वो कल्टीवेट करते हैं, जो भी वो हार्वेस्ट करते हैं, जो भी वो उगाते हैं, उसको वो खुद एज अ फूड मटेरियल के रूप में कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि किसान हिंदुस्तान में खेती, ज्यादातर किसान हिंदुस्तान में खेती सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो कुछ बीज खेतों में डालें, फिर वो फसल के रूप में प्रिपेयर हों, उसको कट कर लिया जाए और खुद की आजीविका या खुद का पालन पोषण कर लिया जाए। और जो थोड़ा मोड़ा जो बीज वगैरह बचेगा, है ना, उसको नेक्स्ट बार के एग्रीकल्चर सिस्टम में यूज कर लिया जाएगा। मतलब कहने का एकदम सीधा है स्टूडेंट, कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो इस चीज का सबसे बड़ा सोर्स है, आजीविका का सबसे बड़ा सोर्स है, मतलब लाइवहुड का सबसे बड़ा वेंचर है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है तो अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, 60% लोगों का पेट भर रहा है एग्रीकल्चर सिस्टम। लेकिन इंडिया में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो ट्रेडिशनल तरीके से होता है, वही परंपरागत तरीके से होता है। छोटे छोटे खेत होते हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं होती है किसकी, सॉइल की, पीएच की, ना बीजों की अच्छी जानकारी होती है, पूरी तरह से क्लाइमेट पे बेस है। बरसात गिरी तो ठीक है, नहीं गिरी तो जुआ। तो मानसून का जुआ इसलिए तो बोलते हैं भारतीय कृषि को, क्योंकि पूरी तरह से ये क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है। और उसमें भी सबसे खतरनाक चीज ये है कि इंडिया में जो भी एग्रीकल्चर होता है वो ट्रेडिशनल तरीके से होता है, परंपरागत तरीके से होता है। तो परंपरागत तरीका जो होता है खेती का, ये सिर्फ आपका, याद रखिएगा, पेट भर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपका पेट भर सकता है ये, आपको बेहतर रेवेन्यू जनरेट नहीं करा सकता, आपको बेहतर आउटपुट नहीं दे सकता, आपको लग्जरी गाड़ी में घूमने की, आपको बहुत हाईली लाइफस्टाइल नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल और परंपरागत तरीकों में कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक हैं, कुछ कमियां हैं स्टूडेंट। इसी चीज को पहचाना है दो चीजों ने। इसमें से एक बैंक है स्टूडेंट, जिसका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। हालांकि जितने भी एस्पिरेंट हैं वो इस चीज से भली भांति वाकिफ हैं कि नाबार्ड एक बैंक है जो कृषि की सलाह के लिए, कृषि संबंधी कार्यों के लिए बनाया गया था। दरअसल में बात है इंदिरा गांधी जी के टाइम की। इंदिरा गांधी जी ने लगभग लगभग 3 पंचवर्षीय योजनाओं में, है ना, 3 50 ईयर प्लान देखे हैं। 3 बार वो देश के पीएम बनने का गौरव उनको हासिल है। तो इंदिरा गांधी जी ने देखा कि इंडियन क्लाइमेट जो है वो किसान के लिए कभी फेवरेबल रहता है, कभी फेवरेबल नहीं रहता। और आए साल किसान को खेती की वजह से बहुत बड़ा घाटा लगता है। इसी वजह से एक समिति है जिसका नाम है शिवरामन समिति। शिवरामन समिति ने सिफारिश दी कि इंडिया के किसान पूरी तरह से एग्रीकल्चर सिस्टम पर बेस होकर ही अपने जीवन यापन को करते हैं। और उसमें भी अगर कभी मानसून ने समय बिगाड़ दिया, या मानसून समय पर नहीं आया, या बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाई, तो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम तहस नहस हो जाता है, किसानों के जीवन पे दिक्कत परेशानी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में इंदिरा गांधी जी ने शिवरामन समिति की रिपोर्ट को सुनकर एक बैंक बनाने का निर्णय लिया। ये बैंक सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में काम करेगा। ये बैंक सस्ती कीमतों पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराएगा। ये बैंक रूरल डेवलपमेंट के लिए लगातार कोशिश करेगा। ये बैंक यदि किसी को एनिमल हस्बेंड्री प्रमोट करनी है, किसी को पशुपालन करना है, तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराएगा। और आज के समय पे भारत एनिमल हस्बेंड्री के जरिए सबसे ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने में विश्व में नंबर 1 है। तो नाबार्ड बैंक का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मायने रखता है इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में, आज हम देखेंगे। मतलब इंडिया की ज्यादातर एग्रीकल्चर जो ट्रेडिशनल थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीवन यापन के संसाधन ही गुजर बसर हो पा रहे थे, बढ़िया लाइफस्टाइल किसान नहीं जी पा रहे थे, इस बात को सबसे पहले, इस दर्द को समझा नाबार्ड ने, एक बैंक ने। और किसानों को इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए, बेस्ट रूरल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आगे आया। हालांकि ये पूरी तरह से इंदिरा गांधी जी की देन है, शिवरामन समिति की देन है। और दूसरा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये तो बहुत पहले से काम कर रहा है, साल 1929 से काम कर रही है।
लेकिन आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको एक मूव मिलता है, इसको रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, और फिर ये किसानों के लिए क्या करता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए जो जोखिम वगैरह आते हैं, है ना, सीड की क्वालिटी बेहतर नहीं है, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, इन सभी को कम करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो किसानों को रूरल एरिया में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराए। ये मकसद है किसका? नाबार्ड का। अब यहीं से मैं आज का चैप्टर शुरू करता हूं। जब भी इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में नाबार्ड और आईसीआर की एंट्री होगी, तब ये दोनों के दोनों रूरल एरियाज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, स्पेशली एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर को इस तरह के एग्रीकल्चर सिस्टम में बदल देंगे, कमर्शियल एग्रीकल्चर सिस्टम में बदल देंगे, व्यवसायिक खेती में बदल देंगे। और यही व्यवसायिक खेती इतने सारे लाइफस्टाइल के मॉडल बना के देती है, जिसको आज के सेगमेंट में हमको पढ़ना है। मतलब जैसे हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा है कहते हैं ना, इसी तरह से इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो काफी लचर था, काफी ढीला था, काफी खस्ते हाल था, लोगों की सिर्फ पेट भरने की जरूरतें पूरी कर पा रहा था। यहाँ लोगों से मतलब किसानों से है। लेकिन जब से बीड़ा उठाया नाबार्ड ने और आईसीआर ने, मानो किसानों की खेती जो है वो ट्रेडिशनल ना होकर कैसी हो जाती है, कमर्शियल फार्मिंग में आ जाती है, और फिर उनको एक से एक आजीविका के साधन खुद ही एग्रीकल्चर में समझ में आने लगते हैं। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, आज के सेशन की सबसे पहले शुरुआत हम नाबार्ड से करते हैं। एक क्वेश्चन आपको 101% पेपर में जरूर मिलेगा, नाबार्ड से या आईसीआर से, तैयार रहिएगा। और जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपके सामने ये मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें नाबार्ड की, तो सबसे पहले आप नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लो, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। साफ साफ समझ में आ रहा होगा। इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम ज्यादातर कहां पर होता है? रूरल एरियाज में। तो रूरल एरिया में जो फार्मर हैं उनका डेवलपमेंट बेहतर हो, इसके लिए एक बैंक आगे आ रहा है, जिसको 12 जुलाई 1982 को सेटअप किया था या स्टार्ट किया था इंदिरा गांधी जी ने। नाबार्ड जो है वो जिस प्रधानमंत्री के टाइम पीरियड में आया था, उनका नाम इंदिरा गांधी है बेटा। ये उस समय पीएम थी 1982 में। ठीक है। अच्छा, किसके कहने पर आया था ये? नाबार्ड बैंक किसानों के लिए बनना ही बनना चाहिए। लगभग लगभग पिछले 20 सालों से, इस पर्टिकुलर डेट को तो अस्तित्व में आया है नाबार्ड, लेकिन इसके पिछले 20 सालों से ये एक व्यक्ति है शिवरामन, और इसकी पूरी एक कमेटी है, एक पूरा ज्वाइंट पैनल था, जिसने इंदिरा गांधी जी को बीते इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में बताया कि मैडम, इंडियन फार्मर को क्लाइमेट और एग्रीकल्चर में सपोर्ट ना मिलने की वजह से बहुत सारे किसान आत्महत्या जैसी चीजों तक पहुंच जाते हैं। तो यदि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम से किसानों के दुख दर्द को हटाना है ना, सुसाइड को हटाना है, किसानों का जीवन सूरत हाल बदलना है, खुशहाल बनाना है, तो हमको क्या करना होगा? एक बैंक बनाना होगा। और आपको पता है इंदिरा गांधी जी जो हैं, उन्होंने बैंकों का क्या किया था? कमर्शलाइजेशन किया था, बहुत सारे बैंकों को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो इसी वजह से शिवरामन ने कहा कि जब सारी चीजों के लिए बैंक बन सकता है, तो एग्रीकल्चर सिस्टम में सपोर्ट के लिए बैंक क्यों नहीं बन सकता? तो बस यही चीज आपसे हमेशा पूछी जाती है कि आज के समय पे किसान क्रेडिट कार्ड जो अवेलेबल है किसानों को, जिस वजह से बहुत सस्ती कीमतों पर वो क्या कर सकते हैं, ब्याज के साथ में 2% 3% ब्याज के साथ में ऋण उठा सकते हैं, जिसके लिए उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। ये सभी के सभी आज के समय पे नाबार्ड की वजह से ही फॉलो हो रहे हैं। तो ये शिवरामन समिति अगर ना होती स्टूडेंट, तो नाबार्ड की परिकल्पना अस्तित्व में नहीं आती। मतलब लोग कहते हैं कि किसानों के दुख दर्द को समझा था सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने। मैं कहता हूं इंदिरा गांधी जी को याद दिलाई थी शिवरामन समिति ने। तो इसलिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के प्रयासों से हुई थी। तो अब आपसे बन जाएगा ये चीज, शिवरामन समिति के प्रयासों से हुई थी। हेड ऑफिस कहां पर है स्टूडेंट? मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि हम देखें, तो जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, उसमें कहीं ना कहीं एक बैंकिंग
और एग्रीकल्चर और फाइनेंस, ये दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सब्जेक्ट हैं और स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट भी हैं। तो इसी में देखो कहीं ना कहीं ये चीज आ रही है बीच में, एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है। लीजिए हमारा काम हो गया। फैक्ट एकदम क्लियर है। और ये चीज कि नाबार्ड का अध्यक्ष 2025 में कौन था, तो श्री केवी साजी थे। इसको एक बार जरा नेट पे चेक कर लेना कि क्या ये सही है, क्योंकि ये करंट की चीज है स्टूडेंट, है ना, इस चीज को। तो अध्यक्ष को छोड़ के बाकी जितनी चीजें हैं उसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना है। अब यहां से आपका नॉलेज शुरू हो रहा है, बहुत तगड़ा पढ़िएगा। कभी कोई चीज में प्रॉब्लम आए तो दिलेरी से बोल दीजिएगा, 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब मैं ले चलता हूं आपको नाबार्ड के काम क्या हैं। तो सबसे पहला जो नाबार्ड का काम है कि रूरल डेवलपमेंट जो है वो बेहतर हो, इसके लिए एक कोर्स बनाया गया है, इसके लिए एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है ग्रामीण अवसंरचना विकास कोर्स। इसी को बोला जाता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ग्रामीण लोगों के विकास के लिए, और यहाँ ग्रामीण लोगों के विकास का सीधा मतलब है एग्रीकल्चर सिस्टम में डेवलपमेंट के लिए एक फंड ही बना दिया है नाबार्ड ने। याद रहेगा ये चीज। तो ये, और यही जो है, अब ये देखिए ये चीज जो लिख रहा हूं मैं, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर को, यहां एग्रीकल्चर कौन करता है स्टूडेंट, तो एग्रीकल्चर करते हैं फार्मर। तो फार्मर को या किसानों को फाइनेंस मतलब वित्त मतलब पैसा, और आजकल पैसे का सिंबल कैसा, ऐसा कुछ बन रहा है, पैसे का सिंबल ऐसा कुछ बन रहा है, उदय कुमार ने बनाया था ये। तो किसानों को फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी संस्था है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मुझे जल्दी से कोई बताइए, फार्मर डे कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करिए। चलते हैं आगे। तो ये क्या करता है, ग्रामीण विकास को ऋण देता है, मतलब स्पेशली एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए किसानों को फाइनेंस अवेलेबल कराता है। दूसरा, स्व सहायता समूह, जैसे आपने आज के समय पर गांव में देखा होगा, किसी को अगरबत्ती बनानी है, किसी को पापड़ बनाने हैं, किसी को अचार बनाना है, किसी को सेवई बनानी है, तो 20,000 30,000 रुपए दे दिए, एक समूह बन गया, एक ग्रुप बन गया छोटा सा, और उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। तो आज के समय पर रूरल एरिया में थोड़े बहुत पैसे देकर लोग खुद ही अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें, इस तरफ भी नाबार्ड सोच रहा है, और उसने स्व सहायता समूह जो हैं वो बनाए हैं। तो पहली चीज ये, और दूसरी चीज किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ भी बनाया है। यहाँ किसान उत्पादक संघ का मतलब सीधा सीधा है, जैसे मैं एक किसान हूं, बहुत लार्ज प्रोड्यूसर हूं मैं गेहूं का, दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई किसान है वो राइस का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तीसरा उसी एरिया में कोई किसान है वो जूट का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, चौथा कोई किसान है वो तिलहन बहुत अच्छी तरह से उगाता है, तिलहन सबसे ज्यादा होती है। तो नाबार्ड ने ही इस तरह की स्कीम्स लाई हैं कि जो सबसे बेहतर ग्रो अप करते हैं क्रॉप्स को, उनका भी एक क्यों ना ग्रुप बना लिया जाए, उनका भी एक ग्रुप बना लिया जाए, जिसमें यदि किसी स्टेट को या किसी नेशनल या इंटरनेशनल को कंट्री को यदि अगर मान लीजिए जरूरत हुई किसकी, ग्रेन रिसोर्सेज की, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी के सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाले आपको साफ साफ लोग दिख रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट किसान उत्पादक संगठन, ये भी नाबार्ड काम करता है कि बेहतर किसानों का जो लार्ज प्रोड्यूसर होते हैं उनको दरअसल में क्या कर रहा है आज के समय पर, डिजिटलाइज कर रहा है ना, ऐसा। स्किल डेवलपमेंट, और ये तो बन जाएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के समय पे नाबार्ड जो है वो किसानों की मदद कर रहा है, उनको किसान क्रेडिट कार्ड देकर, और काफी कम कीमतों में, काफी कम कीमतों में उनको ब्याज उपलब्ध कराया जाता है। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनेगा, ये तो आपको समझ में आता होगा, किसान क्रेडिट कार्ड आज के समय पे किसानों को जारी किया जाता है, उसके पीछे नाबार्ड है। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये देने की योजना शुरू हुई है 1998 से, और नाबार्ड आया है 1982 में।
याद रहेगा ये चीज। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये किसानों को वितरित किया जाए, इसके लिए नो डाउट नाबार्ड है। लेकिन लेकिन अच्छे से देख लीजिए, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के प्रयासों से हुई है, नाबार्ड की स्थापना। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाए किसानों को, जिसमें काफी सस्ती कीमतों पर, यहां सस्ती कीमतों का सवाल ही पैदा नहीं होता, किसानों के पास पैसे नहीं है, किसानों के पास क्या चीज है, जमीन। तो 1 बीघा जमीन का किसान 20,000 से 50,000 तक ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए। और इस बात की वकालत की थी आरबी समिति ने। मतलब किसान क्रेडिट कार्ड की अवधारणा आरबी समिति की सिफारिश पर आई है, और नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर आई है। याद रहेंगी ये चीजें। और अगर किसान क्रेडिट कार्ड का मोटो पूछा जाए, ये क्वेश्चन है, तो फार्मर को फाइनेंस अवेलेबल कराना, उनको क्रेडिट। अब आप बोलेंगे कि सर किसान क्रेडिट कार्ड में अगर किसी किसान के पास जमीन है, उसने क्या किया, गवर्नमेंट को अपनी जमीन दिखा के लोन ले लिया, है ना, उससे क्रेडिट ले लिया, उससे वित्तीय सहायता ले ली। क्या मान लीजिए किसान जो है, और बहुत सस्ती कीमतों में दिया जाता है, 2% 4% में किसानों को लोन दे दिया जाता है। मान लो किसान लोन को ना चुकाए तो क्या होगा? क्या गवर्नमेंट उन किसानों पर अटैक करेगी, उनकी जमीनें जब्त कर लेगी? नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड में उस किसान की क्रेडिट गिरती चली जाएगी। दूसरी बार अगर कभी वो लोन के लिए अप्लाई करेगा तो उसका लोन फिर पास नहीं होगा, गवर्नमेंट कहेगी पहले अपना पहला वाला लोन फिलअप कीजिए। तो ये चीज याद रखिएगा, ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या किसान क्रेडिट कार्ड जो किसानों को अवेलेबल किया जाता है उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, मान लीजिए कोई किसान किसान क्रेडिट कार्ड की राशि का भुगतान न कर पाए, तो क्या उसकी जमीन गिरवी रख ली जाती है? बिल्कुल नहीं, जमीन गिरवी नहीं रखी जाती, बल्कि किसान को हिदायत दी जाती है नेक्स्ट टाइम अगर वो क्या कर रहा है, लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो किसान को साफ साफ बोला जाता है कि पहले प्री जो स्टार्टिंग लोन था आप उसको प्रिपेयर कीजिए, उसको फिलअप कीजिए। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो अगर आज के समय पे आपसे कोई पूछे कि किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड देता है क्या, नहीं बेटा जी, ध्यान से सुनना। नाबार्ड दरअसल में एक नेशनलाइज्ड बैंक हो गया। वो नेशनलाइज्ड बैंक दूसरे बैंकों को, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक, जैसे एक्सिस बैंक, इनको दरअसल में क्या करता है, पैसा देता है। मतलब नाबार्ड जो है वो पैसा किसको देता है, इन प्राइवेट बैंकों को। और फिर ये प्राइवेट बैंक किसानों को इस बेसिस पे, जमीन के बेसिस पे कि आपके पास कितनी जमीन है, हम उतना लोन देंगे। लेकिन वो लोन ऐसा होगा, बहुत कम होता है, 2% 4% तक होता है, बहुत कम होता है, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी उस लोन को चुकाना होता है। मतलब यहाँ अल्पकालिक का मतलब लगभग लगभग एक फसल हुई, आपने मार्केट में उसको सेल आउट किया, मतलब लगभग लगभग 4 से 6 महीने का समय दिया जाता है आपको। तो ये जितनी भी चीज है इनको आपको याद रखना है। और अभी रिसेंट की मैं बात करूं तो भोपाल में ग्रामीण विकास उत्सव का आयोजन नाबार्ड ने कराया था। ये करंट है स्टूडेंट, ये करंट है ये, कि अभी हाल ही में नाबार्ड की जो वर्तमान स्थिति है, या वर्तमान में नाबार्ड ने मध्य प्रदेश के लिए क्या कराया है, तो एक उत्सव कराया, ग्रामीण विकास उत्सव। उसमें जगह जगह से, मतलब पूरे मध्य प्रदेश से किसान भोपाल पहुंचे थे, उनको यही चीज समझाने की कोशिश की कि नाबार्ड काम कैसे करता है, नाबार्ड का जो अभ्युदय है या ओरिजिन है वो क्यों हुआ, नाबार्ड किसानों के मदद के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराता है, किन किन शर्तों पे, किन किन सूरत हाल पर। तो ये जो चीज है ये करंट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर हम उपलब्धियां देखें नाबार्ड की, तो ये जितनी उपलब्धियां आप देख रहे हैं, ये इनमें से जो 3 उपलब्धि जो हैं ऑलरेडी आपको दिख रही होंगी। इन 3 उपलब्धियों में आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे। कैसे क्वेश्चन दिखेंगे मैं बताता हूं। सबसे पहले जो सहकारी बैंक हैं, मतलब वही एचडीएफसी और आपके जो एक्सेस वगैरह हो गए, आईसीआईसी वगैरह हो गए, है ना। और आरबीआई को पुनर्वित्त प्रदान करता है। यहां पुनर्वित्त का सीधा सा मतलब है किसानों के लिए पैसा लिया, डिस्ट्रीब्यूट कराना था, लेकिन मान लो किसानों ने उस पैसे को यूटिलाइज नहीं किया, या जितनी जरूरत थी किसानों ने अगर उतनी जरूरत नहीं ली, तो फिर वो पैसा किसको दे दिया जाएगा? नो डाउट सहकारी बैंकों को तो वो देता ही है, कई बार वो आरआरबी को भी वो पैसा रिफंड कर देता है।
कि भाई जरूरत थी किसानों को तो जितने किसानों ने ले लिया, जितने किसानों ने नहीं लिया तो फिर वो पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, सहकारी बैंकों और आरआरबी को। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, ये एक डाटा है, ये आपको याद रखना, ये करंट का डाटा है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस मैं थोड़ा सा करंट पढ़ रहा था इसी वजह से ये चीज है। 7 लाख करोड़ से अधिक पुनर्वित्त सहायता की है, पैसे को लौटा के दिया है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाएं, मतलब आज के समय पे यदि हमको एग्रीकल्चर करना है तो हमको वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। पानी के वाटर सेट छतों में, या छतों में आपने देखा होगा पानी गिरता है तो एक पाइपलाइन के माध्यम से उसको एक गहरे गड्ढे में भरा जाए। सोचो नाबार्ड यहां तक काम कर रहा है, मतलब वाटर कलेक्शन सिस्टम तक में नाबार्ड की भूमिका है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिया का पूरी तरह से क्लाइमेट पे बेस है, वर्षा पे बेस है। तो सोचो नाबार्ड ने ये तक जवाबदारी ले ली कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराएंगे, मतलब हम नेचुरल रिसोर्सेस को भी अवेलेबल करा के किसान को देंगे। तो चोला डायनेस्टी वो पहली डायनेस्टी है और तमिलनाडु वो सबसे पहला स्टेट है, याद रखिएगा, जिसने छतों पर आ रहे पानी को इकट्ठा करके जमीन में भेजने की कोशिश की थी। स्थानीय स्वशासन का जनक या रूरल डेवलपमेंट चोल डायनेस्टी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो वही चोला डायनेस्टी में जो मकानों की जो छतें हुआ करती थी रूरल एरिया में, उनसे पानी कलेक्ट किया जाता था पाइपों के जरिए। वहां पाइप बैम्बू यूज किए जाते थे, बांस यूज किए जाते थे, और फिर बांस के जरिए पानी को एक गड्ढे के अंदर उतार दिया जाता था, और वो गड्ढा जो है वो सोखता गड्ढा होता था पानी का, और पानी नीचे पहुंच जाता था, जिससे वाटर लेवल जो है वो डे बाय डे इस एक्टिविटी की वजह से जो है पोटेंशियल होता जाता था। तो सोचो नाबार्ड ये तक काम कर रहा है कि सैकड़ों वाटर सेट लगा रहे हैं, और ट्राइबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, मतलब एस टी और एस सी, स्पेशली एस टी, ट्राइबल का मतलब होता है एस टी, जैसे बैगा हो गए, भारिया हो गए, है ना। इन कम्युनिटी को एक्सपांड कराने के लिए, इन कम्युनिटी को भी बेहतर कराने के लिए, इनको भी बेहतर रिसोर्सेस अवेलेबल कराने के लिए, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी भी ज्यादातर क्या करती है, या तो खेती करती है या जंगलों के प्रोडक्ट को सेल आउट करके अपनी जो आजीविका है, लाइवहुड है, उसको आगे फॉलो करती है। तो ट्राइबल कम्युनिटी को भी एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए चीजें दी जाएं, इसके लिए भी नाबार्ड जो है वो हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। और अभी नाबार्ड के कहने पर ही जो आपने शायद सुना होगा मंडला डिंडोरी में जो बैगा रहते हैं, उनको वनपाल और क्षेत्र रक्षक के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है। वनपाल और क्षेत्र रक्षक का मतलब है कि बैगा कम्युनिटी को जंगलों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर कुछ बैगा एग्रीकल्चर सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं और वो जंगलों में ही रहना चाहते हैं, तो उनको किस तरह से ऑक्यूपेशन अवेलेबल कराया जाए, उनको किस तरह से चीजें उपलब्ध कराई जाए। तो इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से, नाबार्ड ने गवर्नमेंट से सिफारिश की कि एक काम करो, इनको ऐसे कोई प्रोजेक्ट में भर्ती करो जिसमें ये जंगलों में रहें और इनको इनका व्यवसाय मिल जाए। तो बहुत सारे वन रक्षक, बहुत सारे क्षेत्रपाल जो ट्राइबल कम्युनिटी से ही हैं, गवर्नमेंट उन्हीं को ढूंढती है, कुछ पढ़े लिखे थोड़ी समझदार होते हैं, उन्हीं को ये पोस्ट दे देती है। तो नाबार्ड भी इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबल एजेंट है कहीं ना कहीं। तो ये अचीवमेंट है नाबार्ड के। और आज के समय पे नाबार्ड ने अपना एक्सपांशन बढ़ाया है। नाबार्ड के वजह से ही, अच्छे से देख लीजिए, वर्ष 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने इसे इंडस्ट्रियल ईयर घोषित किया है, जबकि 2024 को एमपी गवर्नमेंट ने गौ रक्षा और गौ संवर्धन ईयर घोषित किया था। तो गौ रक्षा और गौ संवर्धन, मतलब काउ प्रोटेक्शन ईयर, याद रहेगा ये चीज। तो ये, तो अब आप मेरे को एक बात बताइए, 24 में गो रक्षा संवर्धन ईयर मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया था, इसमें कहीं ना कहीं नाबार्ड की भूमिका थी। और इस बार भी नाबार्ड के कहने पर मध्य प्रदेश जो है वो 2025 को इंडस्ट्रियल ईयर घोषित कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप सब ने सुना है कि 2047 तक केवल और केवल भारत नहीं, मतलब भारत में जितने भी स्टेट हैं, जैसे हम एमपी के दीवाने हैं, तो हम एमपी को भी कैसा बनाना चाह रहे हैं, विकसित, डेवलप्ड स्टेट बनाना चाह रहे हैं 2047 तक।
तो 2047 तक भारत के जितने भी स्टेट हैं सब डेवलप हो जाएं, इसके लिए सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। तो 2025 को नाबार्ड के कहने पर इसे इंडस्ट्रियल ईयर घोषित किया गया है। तो ये करंट की चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। और उससे भी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि नाबार्ड के कहने पर जो 30 अगस्त है, इसको राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे जो है डिक्लेयर किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि नाबार्ड सिर्फ एग्रीकल्चर सिस्टम को प्रमोट करता है, बल्कि ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे उद्योग, जैसे कृषि के साथ साथ में जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, पैकेट बनाना, फ्रूट से जूस बनाना, फलों से जो है उनके स्लाइसेस कट करना, जिसको हम ड्राई फ्रूट वगैरह भी बोल सकते हैं, हथकरघा, कुटीर, इनको भी प्रमोट करना। लेकिन रूरल डेवलपमेंट, पूरा का पूरा गेम जो है नाबार्ड का, वो रूरल डेवलपमेंट के लिए है। तो अभी तक हमारे दिमाग में सिर्फ ये छवि नाबार्ड की आती थी, लेकिन अब आप इन 3 वर्डों को भी अपने माइंड सेट में रखेंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट नाबार्ड का अचीवमेंट। एक बार मुझे यहां तक आप में से कोई भी बता दो, चीजें क्लियर हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में मेरे से बेहतर टीचर इसको पढ़ाते हैं। मैं इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं हूं, लेकिन चूंकि अब इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम मुझे पढ़ाना था, तो थोड़ा सा टचअप मैंने देने की कोशिश की है। हालांकि मैं उनके जैसा नहीं पढ़ा सकता जो आपके विषय विशेषज्ञ हैं इस सब्जेक्ट के, लेकिन ठीक है, जहां तक मैं आपको रीच दे रहा हूं, एटलीस्ट वहां तक से क्वेश्चन आपको इजीली राडार पर होंगे। अब क्वेश्चनों की भरमार, एक एक चीज अच्छे से सुन लेना और फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। जब भी लोगों से पूछा जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब आई, तो हर कोई फटाक से बता देता है। कौन सी समिति आई इसको नहीं बता पाते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बताया कि ये समिति देख लीजिए अच्छे से, शिवरामन समिति नहीं है, ये आरबी समिति है। इसी की वजह से किसान क्रेडिट कार्ड की 1998 में अवधारणा आई थी। लेकिन लेकिन अब यदि मैं पूछूं आपसे कि कुछ ऐसी फसलें हैं, कुछ ऐसी क्रॉप हैं जो एसिडिक माहौल में होती हैं, कुछ ऐसी क्रॉप हैं जो कि बेसिक माहौल में होती हैं। जैसे यदि मेरे को अपनी मृदा को अम्लीय बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? जिप्सम यूज करूंगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एल्कलाइन सॉइल को सुधारना है, आपको क्षारीय मृदा को यदि आपको सुधारना है, तो आप क्या यूज करेंगे? आंसर है जिप्सम। और यदि एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा को सुधारना है आपको, है ना, अम्लीय मृदा को यदि आपको सुधारना है, तो फिर आप जो चीज यूज करेंगे उसे कहते हैं चूना या चूने का पानी। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को चूना कहते हैं, इसी को क्विक लाइम भी कहते हैं, और ये हो गया लाइम वाटर। ये दोनों क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो यही जो बात है मैंने बताई, यदि क्षारीय है मृदा और आपको इसको सुधारना है, तो आप जिप्सम यूज करेंगे। जिप्सम में सल्फर होता है जो एसिडिक मीडियम देता है, तो क्षारीय मृदा एसिड के कांटेक्ट में आकर जो है वो नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह से यदि अम्लीय मृदा है तो उसको कोई क्षारीय चीज देनी होगी, तो चूने का पानी क्षारीय होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। यही बातें, ये ऐसी बातें ये करते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, किसानों की जमीनें एसिडिक हैं, बेसिक हैं, न्यूट्रल हैं, इस बात का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मृदा कार्ड बनता है। तो जब भी किसानों को खेती करनी होती है, तो उससे पहले किसान अपनी मृदा का सैंपल जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, यदि वहां ले जाएं, तो बड़े आराम से उन किसानों की सॉइल को लेकर टेस्टिंग करके बता दिया जाता है कि आप ये वाली फसल उगाना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी मृदा में ये चीजें डालनी होंगी। तो कुल मिला के मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो 2015 19 फरवरी को आई थी, नो डाउट मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर, है ना, ये वेलफेयर मिनिस्ट्री है, लेकिन नाबार्ड के कहने पर ही इसको लाया गया था।
तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अवधारणा भी नाबार्ड के कहने पे आई। लेकिन जो मिनिस्ट्री इसको रूल करती है, जो मिनिस्ट्री इसको जारी करती है, आपको उसका नाम याद जरूर रखना है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पहला स्टेट मध्य प्रदेश है, बिल्कुल गलत। सबसे पहला स्टेट है राजस्थान, फर्स्ट स्टेट है। और हमसे भी पहले उसने दरअसल में इसको जारी किया था। एक बार जरा इसको देख लेना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब जारी हुई? ठीक है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में जारी हुई है, याद रखिएगा। लेकिन हमसे पहले, मतलब मध्य प्रदेश सरकार से भी पहले, राजस्थान इसको शुरू कर चुका था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू करवा दिया था राजस्थान में। अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके तहत आज के टाइम पे गवर्नमेंट खरीफ फसलों की बहुत ज्यादा मात्रा में किसानों से खरीदी कर रही है। और जैसे अभी की बात बताऊं, मैं 25 की बात बताऊं, तो मूंग और उड़द, इनके एमएसपी में आपने देखा होगा बहुत हाइक दी है। इसी वजह से हाइक दी है क्योंकि इनका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आज के समय पे बहुत ज्यादा डिमांड है। तो बस अगर डिमांड है, एग्रीकल्चर करेंगे किसान, तो निश्चित रूप में सरकार उनसे क्या करेगी, उनको खरीदेगी। तो फसल के पहले ही एमएसपी डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट कि कभी अगर किसानों को कोई घाटा लगे या कभी अगर किसानों का प्रोडक्शन हो, तो उनके दिमाग में होता ना कौन हमसे खरीदेगा, तो भाई गवर्नमेंट खरीदेगी। और उसके लिए गवर्नमेंट ने अच्छे खासे रेट भी डिसाइड कर रखे हैं। तो मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी स्टेब्लिशमेंट भी 2016 को हुई थी, और आज के समय पे जो ये फसलों की खरीदी की जा रही है, तो स्पेशली खरीफ फसलों में इनकी खरीदी कर रही है मध्य प्रदेश सरकार किसानों से, या करेगी। इस प्रोग्राम के तहत, जिसको नाबार्ड के कहने पर ही शुरू कराया गया है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम, कि मेरी फसल है, अगर मुझे लगता है कि रिस्पेक्टेबल अमाउंट अगर गवर्नमेंट दे रही है तो मैं उसको सेल आउट करूंगी। और यदि मेरे को लगता है कि कोई ऊंचे लेवल पर या अधिकारी, मतलब ऊंचे लेवल पर यदि कोई व्यापारी मेरे से खरीदना चाहता है तो मैं उसको भी दे सकता हूं। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं नाबार्ड का है। और इससे किसानों की अब जो है वो काफी हद तक समस्याएं सॉल्व हुई हैं कि भाई प्रोडक्शन हम करेंगे लेकिन हम बेचें किसको, खरीदेगा कौन हमसे। तो अब सरकार जो है वो भी क्या कर रही है, बहुत ज्यादा रेट दे रही है। और बहुत सारे किसान इसका समर्थन भी कर रहे हैं, परंतु कुछ किसानों का कहना है कि जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट उतना फायदा नहीं दे रही है एमएसपी के रूप में जितना हमें मिलना चाहिए। इस वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हमको देखने को मिलता है। तो अभी हम राजनीतिक मुद्दों पर नहीं आते, सीधे सीधे बात याद रखते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्टार्टिंग 16 से हुई थी। आज के टाइम पे खरीफ फसलों को क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट एमएसपी पे उनसे खरीद रही है। मेरे पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम के तहत यह किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए अगस्त 2020 में स्कीम्स आई थी। इसमें साफ साफ बोला गया है कि नेचुरल फार्मिंग वो फार्मिंग है जिसमें ये बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे, पेस्टिसाइड्स बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे। जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स फिर भी यूज हो सकते हैं कम मात्रा में, फर्टिलाइजर फिर भी यूज हो सकते हैं कम मात्रा में, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में तो किसी तरह के कोई रसायन लगभग लगभग ना के बतौर यूज होंगे। तो मध्य प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए मैंने बताया था, इसमें एक व्यक्ति है सुभाष पालेकर, वो इसके हेड हैं। नाबार्ड ने मध्य प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए भी एक योजना स्टार्ट करवाई। स्टेट गवर्नमेंट ने उस योजना को स्टार्ट किया, 2022 से योजना स्टार्ट हुई, और ये उसका मोटिव है। तो ये जितने भी आपने स्कीम्स देखी, इनमें भी नाबार्ड का इनडायरेक्ट अटैचमेंट है स्टूडेंट। और अब ये कुछ ऐसी योजनाएं जो करंट में बिल्कुल चल रही हैं। एक है वृंदावन ग्राम योजना। तो वृंदावन ग्राम योजना जो 2024 में 3 सितंबर को हुई थी, इसका मेन मकसद है मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीमेंट दिया जाए। अब पहले मिल्क के बारे में आप डाटा सुन लीजिए, जो मैं लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट।
मतलब ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है? पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। देश में एमपी तीसरे नंबर पर आ रहा है मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पर डे इतना दूध लगता है लोगों को, ये 24 का ही डाटा बता रहा हूं। दूसरी चीज वो याद रखनी पड़ेगी आपको। पहली चीज कि देश में तीसरा मिल्क प्रोडक्शन में कौन नंबर वन है? तो देश में मिल्क प्रोडक्शन में एमपी नंबर वन नहीं है, तीसरे नंबर पर है। अच्छे से देख लीजिए। लेकिन पर डे लोगों को हम कितना दूध अवेलेबल करा रहे हैं? 673 ग्राम। ये वही चीज है, 673 किलो कैलोरी जैसा ही है, आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि पशुपालन में हम कौन से नंबर पर हैं, तो पशुपालन में हमारा जो नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन है। 3 क्वेश्चन हो गए कि मिल्क प्रोडक्शन में तीसरा नंबर है, पर डे कितना दूध उपलब्ध हुआ 2024 में ये लिखा हुआ है, और पशुपालन में हम कौन से नंबर पर हैं? नंबर 1, याद रहेगा। और चौथा क्वेश्चन जो है कि देश में अगर 100% दूध का उत्पादन होता है, 100% दूध हो रहा है देश में, तो एमपी जो तीसरा नंबर मिला है उसको हमारी इतने परसेंट की भागीदारी है, 8.9%। 8.9% की हमारी भागीदारी है मिल्क प्रोडक्शन में। इसी चीज से इंस्पायर होकर, इन्हीं डाटा से इंस्पायर होकर 3 सितंबर 2024 को दूध का उत्पादन बढ़े, रूरल एरिया में ही एनिमल ज्यादा है तो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिस वजह से रूरल डेवलपमेंट ज्यादा होगा। मतलब ये भी नाबार्ड के द्वारा कहीं ना कहीं बैकअप सपोर्ट देने के लिए ये योजना है। और मैं एक बात बताऊं, नाबार्ड ने अभी एक घोषणा की है, जिनके पास सबसे ज्यादा पशु हैं, पहले एग्रीकल्चर पे जमीनों पे लोन दिया जाता था स्टूडेंट। मतलब यदि आपको लोन लेना है ना, तो आपके पास जमीन होनी चाहिए, तो उन जमीन के बीघा के हिसाब से आपको लोन मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान थे जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनके पास में पशु थे, बकरियां थी, मुर्गियां थी, इस बेसिस पर भी अब नाबार्ड लोन दे रहा है। और मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है, मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना जिसने, सबसे ज्यादा पशु हमारे यहाँ हैं, तो सबसे ज्यादा पशु हमारे यहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश के लोगों ने सबसे ज्यादा जो है वो लोन के लिए अप्लाई किया होगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा मध्य प्रदेश के पशुपालकों को सबसे ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए हैं। ये भारत में नंबर 1 स्टेट है। मतलब कौन सा स्टेट है जिसने पशुपालकों को सबसे ज्यादा किसान कार्ड अवेलेबल कराए, किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जो है पशुपालन में तो नंबर 1 था, अब किसान क्रेडिट कार्ड, और वो भी पशुपालकों को उपलब्ध कराने में भी वो नंबर 1 है। मतलब ये नाबार्ड की स्कीम्स आप देख रहे हो। एक और नाबार्ड ने इनडायरेक्टली स्कीम स्टार्ट करवाई है, श्री अन्न योजना, लेकिन रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती आपने पढ़ा होगा, मंडला, है ना, अकबर के आक्रमण के टाइम पे दरअसल में उन्होंने खुद के आत्मरक्षा के लिए जो है खुद को कटार मार ली थी। और इन्हीं से संबंधित एक श्री अन्न योजना है, मतलब मिलेट की योजना है, जिसमें अच्छे से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो मिलेट है उसके प्रोडक्शन के लिए किसानों को 1 क्विंटल में इतना मिलेगा पैसा। जैसे किसान ज्वार उगा रहा, मक्का उगा रहा है, तो उसको 1000 रुपए का अलग से लाभ दिया जाएगा क्विंटल पर। याद रखिएगा, जो एमएसपी डिसाइड है वो तो है ही है, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन 1000 रुपए अलग से लाभ दिया जाएगा इस योजना के तहत। और इसी चीज में अब ये देखिए 2024 में ये था, लेकिन अभी अभी कुछ समय पहले 2025 में इसमें एक और चीज ऐड करी गई है कि 3900 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से भी आपको एडिशनल जो है वो राशि मिल जाएगी। मतलब यदि किसी किसान के पास में जो हेक्टेयर में जमीन है,
है ना, हेक्टेयर के हिसाब से यदि वो मदद लेना चाहता है तो उसको 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अलग से जो है वो सहायता मिल जाएगी। ऑब्वियसली सी बात है, ये वो सहायता है कि किसान ने बताया कि मेरा जमीन इतनी है, इतने हेक्टेयर है, इतने हेक्टेयर में मेरे को फसल बोना है, तो पर हेक्टेयर के हिसाब से उतना पैसा उसको दे दिया जाएगा श्री अन्न बोने के लिए। और फिर जब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होकर फसल कटेगी, फाइनल आउटपुट आएगा, किसान जो है वो सरकार को बेचेगा, तो फिर 1000 रुपए प्रति क्विंटल की अलग से उसको एडिशनली वैल्यू दी जाएगी। नाबार्ड इसके पीछे है, क्योंकि इससे पूरी तरह से रूरल एरिया का डेवलपमेंट ही चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट, यहां नाबार्ड क्लोज होता है हमारा। क्या क्लोज हुआ? नाबार्ड। अब बारी है ICAR की। तो आप में से सबसे पहले मुझे ये बता दो, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हैं? यहां तक की चीजें यदि आपको क्लियर हैं स्टूडेंट, तो चलिए जल्दी से एक बार बता दीजिए। अभी हमने सिर्फ नाबार्ड देखा अभी, ठीक है? चले आगे, या एक काम करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कल देखें। आप अभी इतना ही तैयार करो, मैं बिल्कुल इसी चीज को भेजे दे रहा हूं अभी आपको, ठीक है? इतना ही कवर कर लो आप, और बिल्कुल परेशान मत होना। मैंने कल पूरा दिन भर लगा रहा, सिर्फ ये 2 ही टॉपिक प्रिपेयर किए हैं, और आपको 101% इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं, पूरी जियोग्राफी नहीं पढ़ने की जरूरत है। इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में जो अपन पढ़ा रहे हैं उसी में से आप देख लेना, क्वेश्चन ईजिली मिल जाएगा। तो बिल्कुल परेशान मत होना। हाँ, नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मैं अब भी भेजे दे रहा हूँ, या सर जैसे ही आ रहे हैं मैं पर्सनली बोल दे रहा हूँ कि सर पहला काम यही कर दो, आप नोट्स भेज दो यार बच्चों को प्लीज, है ना? तो मैं बिल्कुल बोल दे रहा हूँ, ठीक है बेटा? अब इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है? थैंक यू।